नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर के लिए जूनियर एडिट का जो आपका एग्जाम है, जो 50 प्रश्न कॉमन प्रश्न है, उनके मॉडल पेपर हम देखने से पहले 8वां हमने मॉडल पेपर देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 9। टोटल जो है वो 50 प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और इन्हीं 50 प्रश्नों में रीजनिंग के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहले एक तरफ सूची एक में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दे रखे हैं, और एक तरफ उनकी राजधानियां दे रखी हैं, और आपको सही मिलान करके नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो कुरु, पांचाल, कौशल या फिर वत्स में आंसर की बात करते हैं, कौन किससे मैच होगा। तो जो कुरु है ये आपका इंद्रप्रस्थ जो है इससे मैच हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का 4 होगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ डी वाले ऑप्शन में देखने को भी मिल रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। पांचाल की बात करते हैं, तो पांचाल आपका अहिछत्र जो है इससे मैच हो जाएगा। तो इस आधार पर देखेंगे, बी का थर्ड जो है केवल बी वाले ऑप्शन में है, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौशल जो है इसको हम मैच करेंगे फर्स्ट वाले से, यानी कि ये जो है आपका साकेत से मैच हो जाएगा, और जो वत्स है ये जो है वो कौशाम्बी से जो है वो मैच हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्रम रहेगा 4 3 1 2 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा, कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। अमरी, मेहरगढ़ या फिर कोट दीजी या फिर काली बंगन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा एक पुरा स्थल है जिससे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष देखने को मिले हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका मेहरगढ़ जो है वो सही हो जाएगा। ये किसमें स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है पुरा स्थल मेहरगढ़। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो देखने को मिले हैं। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश, माया वंश या फिर लिच्छवी वंश या फिर कोलीय वंश। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो आपका 563 ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी जो माता थी उनके बारे में प्रश्न में पूछा गया है, तो इनकी माता थी माया देवी। तो माया देवी जो थी वो कोलीय वंश जो है उससे संबंधित थी, और डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गौतम बुद्ध जो है उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम भी जो है वो पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम ध्यान रखिएगा। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। किससे हुआ था, तो यशोधरा के साथ इनका जो विवाह है वो जो है वो हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर चीजों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कि जो गौतम बुद्ध हैं इनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन था। इनकी जो माता थी उनका नाम माया देवी था। माया देवी जो हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो गौतम बुद्ध हैं इनका जो विवाह हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था। और प्रश्न में जो पूछा गया था गौतम बुद्ध की माँ के बारे में, वो कोलीय वंश से संबंधित थी। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, महावीर का पहला अनुयायी जो है वो कौन बना। तो जमाली, यशोदा, अड़ोजा, त्रिशला। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन पहला ही यहाँ पर जमाली जो है बिल्कुल सही होगा। महावीर का पहला अनुयायी जो है वो उनका अपना दामाद था, जिसका नाम था जमाली। जमाली जो है ये प्रियदर्शनी जो थे उनके पति थे। महावीर स्वामी जो है उनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें जो है वो तीर्थकर थे, और 24वें के साथ साथ अंतिम तीर्थकर भी थे। 23वें अगर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ जो है वो थे। और इनका जो जन्म है महावीर स्वामी जी का, ये कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में। देखिए, जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कुंडग्राम और वैशाली, वैशाली जो है टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, वहां हुआ था। पर जब बात होती है गौतम बुद्ध की तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में।
दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। और अगर थोड़ा सा ट्रिक को आप जोड़ना चाहें तो महावीर से जोड़ सकते हैं कि जो महावीर होते थे पहले जमाने में, आप देखेंगे राजा महाराजा होते थे, महावीर होते थे, एकदम योद्धा होते थे, वो कानों में कुंडल पहनते थे। बस इतनी छोटी सी ट्रिक से कुंडल से कुंडल वन आप जो है वो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जो है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता थे सिद्धार्थ। देखिए इस चीज को समझिए कि जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो इनके पिता सिद्धार्थ जो है किस कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी के? तो ये यात्रक कुल के जो है वो सरदार थे। माता की बात करें, जो कि प्रश्न में उसी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वैसे माता का नाम प्रश्न में दे रखा है, तो माता का नाम जो है वो त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। और ये जो है जो लिच्छवी राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। महावीर जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो ये सभी इनके बारे में हो गया। तो प्रश्न में जो पूछा गया है महावीर का प्रथम अनुयायी, ये आंसर मैंने बताया जमाली। तो जो मैंने इनकी पुत्री का नाम बताया प्रियदर्शनी, उनका पति था ये जमाली। तो इस टाइप से आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैसे जमाली जो है ये पहला अनुयायी बना। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो है वो पूछा गया था। तो अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, कुद्दक निकाय, दीघ निकाय, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अंगुत्तर निकाय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। छठा प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? लहुरा देव, सेनुबार, सहगौरा या फिर कौसाम्बी। आपको बताना है कि गंगा घाटी में धान की जो खेती है उसका सबसे पुराना प्रमाण आपको कहाँ से देखने को मिलता है। उत्तर की बात करते हैं तो मध्य गंगा घाटी में स्थित है आपका संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में आता है संत कबीर नगर। उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है लहुरा देव। तो लहुरा देव जो ग्राम है, इसी में ही धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मिलते हैं। समय भी अगर आप याद रखना चाहें तो 7000 ईसा पूर्व जो है आपका सही होगा, यानी कि ये जो प्रमाण देखने को मिलते हैं। सातवां प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी और नालंदा भी। नालंदा हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। तो विक्रमशिला यहाँ पर पूछा गया है। चार यहाँ पर ऑप्शन है, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, फिर गोपाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है उस पाल शासक का नाम जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि धर्मपाल जो है बिल्कुल सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कब की थी? तो 1783 से 820, टाइम याद रख सकते हैं, इसमें जो है वो की थी। और ये जो है बिहार राज्य के ग्राम है जिसका नाम है अतींचक जिला, और ग्राम का नाम है भागलपुर, उसमें जो है ये स्थित है। पाल वंश जो है, यहाँ पर बात हुई है ना पाल शासक की, तो पाल वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए आपसे, तब आपको धर्मपाल नहीं टिक करना है, तब आपको गोपाल नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश जो है उसके संस्थापक जो है वो कौन थे, तो गोपाल थे। और ये जो वंश था इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर जो है इसकी राजधानी थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोपाल जो है वो किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का जो है वो अनुयायी था। और गोपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? क्योंकि धर्मपाल ने तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो जो गोपाल था जो कि पाल वंश का संस्थापक था, इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी। दोनों के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। कई बार क्या होता है हम यहाँ पर गोपाल वंश देख के गोपाल टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पाल शासक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब पूछा जाए तो धर्मपाल के साथ आपको जाना है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका या फिर लेखा हिसाब या फिर आदमगढ़। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन
भीमबेटका यहाँ पर जो है वो सही होगा। भीमबेटका के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में आता है, तो ये एमपी में आता है, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर कौन सा जिला आता है, तो रायसेन जिला आता है। रायसेन जिले में स्थित है आपका भीमबेटका। जो भीमबेटका है इसमें शिलाश्रय जो है उसमें सबसे ज्यादा चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं, और यहीं पर इसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ की विभिन्न जो गुफाएं उसमें हजारों चित्र आपको देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका का महाभारत काल के जो 5 भाई थे, उनमें से एक भीम के नाम पर नाम जो है वो रखा गया है। आप जानते थे ना, जो 5 भाई थे उनमें एक नाम भीम भी था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगर बात करें ये कितने पुरानी यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपकी कलाकृतियाँ, तो 9000 वर्ष जो है लगभग इनकी जो आयु है वो आकी गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी? आंसर की बात करते हैं तो वैदिक काल में गाय को अघन्या जो है माना गया है। गाय आपका सही होगा। अघन्या का मतलब ये होता है ना मारे जाने योग्य। गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का वहां पर जो वेद हैं जो उसमें उनमें व्यवस्था जो है वो दी गई है। और मृत्यु दंड के अलावा देश निकाला की भी जो है बारे में वेदों में बताया गया है। तो गाय आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर कनिष्क? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो 249 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं, इसके आसपास जो मौर्य शासक थे अशोक, उन्होंने करवाया था। तो अशोक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसे सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ। सिंह शीर्ष क्योंकि सिंह का शीर्ष उसमें आप देखते हैं ना, जैसे आप सिक्का जो आता था उसमें आप देखेंगे शायद आपको देखने को भी मिलता था। और ये जो मौर्य प्रस्तर कला है उसका एक उदाहरण के तौर पर भी आप सारनाथ स्तंभ को कह सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव या फिर शंकराचार्य? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रश्न के साथ भी हम आपको दे रहे हैं, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि पतंजलि बिल्कुल सही होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। इनके जो मुख्य ग्रंथ है पतंजलि, उसका जो है वो योग सूत्र है। और जो योगाभ्यास है वो आपके कितने चरणों में विभाजित है, इस टाइप से क्वेश्चन आया तो 8 चरणों में जो है टोटल विभाजित है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जो है वो जानते हैं। जो भगवत गीता है उसको योग शास्त्र का भी नाम दिया जाता है, तो वो भी आप नाम याद रख सकते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि चंदावर का युद्ध बिल्कुल सही होगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या भी जो है इसमें कर दी थी। और जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि था जिसका नाम था श्री हर्ष। नाम ध्यान रख सकते हैं आप, क्या नाम था? श्री हर्ष। तो श्री हर्ष जो है वो रहता था। इसने एक रचना भी की थी जिसका नाम था नैषध चरित। नैषध चरित की रचना किसने की थी? श्री हर्ष ने की थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके जो पुत्र थे हरिश्चंद्र, उन्होंने मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया था। चंदावर की बात करें तो चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जिला जो है उसमें यमुना नदी के तट पर स्थित है चंदावर। चंदावर का युद्ध के साथ साथ उसकी स्थिति भी अगर आपको पता होगी तो और भी अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ जो है वो प्रारंभ हुआ? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उसी टाइम मणिपुर की जनजाति थी जिन्होंने सक्रिय भागीदारी उस समय दिखाई थी। और वहां पर जो आंदोलन का नेतृत्व है वो जो नागा महिला थी उन्होंने किया था। और उसी आंदोलन को नाम दिया था जिया तरंग आंदोलन। तो ये कहाँ से, मैंने बताया ना कि कहाँ की महिला थी, बिल्कुल नागालैंड की थी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, इनको सही क्रम में आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन,
और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें से क्रम नीचे दे रखे हैं 1 2 3 4 करके। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कितनी बार मैंने बताया है, 1942 ईस्वी आपका सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कितनी बार मैंने बताया है, 1930 ईस्वी आपका जो है वो सही होगा। खिलाफत आंदोलन आपका 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिला था, तभी ये भी देखने को मिला था। 1919 खिलाफत आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1920 यानी कि खिलाफत आंदोलन के बाद देखने को मिला था। यानी कि सबसे पहले इसमें आएगा 3 नंबर यानी कि खिलाफत आंदोलन। यानी 3 नंबर देखिए तो इसी ऑप्शन में है, और तो है भी नहीं किसी में, यानी 3 1 2 4 वाला यही क्रम सही हो जाएगा। सन को एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, उसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, उसके बाद आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, और सबसे लास्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, वे राज्य जो है वो कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला केरल एवं तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही होगा। जो कार्डामम पहाड़ियां हैं ना, वो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को दक्षिण में कहाँ से मिलती हैं, तो आपका नीलगिरी पहाड़ियां जो है मिलाती हैं। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो पूछा जाए तो दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नाईमुदी है, उसकी ऊंचाई 2696 मीटर जो है वो है। क्वेश्चन डायरेक्ट करके भी पूछ ले जाते हैं ना, तो आपको पता सभी होने चाहिए। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन है, गंगा, हुगली, पद्मा या फिर स्वर्ण रेखा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हुगली नदी बिल्कुल सही होगा। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो नदी है वो पश्चिम बंगाल में बहुत तबाही मचाती है, बहुत बार आपको बाढ़ देखने को मिलती है, उससे काफी नुकसान हो जाता है इसलिए। और ये जो नदी है इसका अगर उद्भव पूछा जाए तो कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वहां से होता है। अगर इसकी सहायक नदियां पूछी जाएं तो आपका बराकर है, जमुनिया है, बराकी है, इस टाइप से इसकी सहायक नदियां हैं, पर सहायक नदियां इसकी नहीं के बराबर जो है वो पूछी जाती हैं। उसके बाद कहाँ पर मिलती है जाकर, तो ये रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करते हुए हुगली में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित खनिज दे रखे हैं, और आपको बताना है कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो बादाम पहाड़ जो है ये आपको बताना है किससे संबंधित होगा, तो आप कहेंगे ये बादाम पहाड़ उड़ीसा जो है उससे संबंधित है। और इसके सामने जो खनिज है उसमें जो है ये लौह खनिज जो है इससे संबंधित है। फर्स्ट ए का जो है वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। कोडरमा जो है जो कि झारखंड है उससे संबंधित है, तो झारखंड वाला कोडरमा जो है ये आपका अभ्रक से संबंधित जो है हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले से। फिर अगला है मूसावानी, ये सभी क्षेत्र हैं आपके। मूसावानी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका तांबा से संबंधित है, यानी ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। और जो रवा क्षेत्र है ये कहाँ आता है, तो कृष्णा गोदावरी के जो अप तटीय क्षेत्र है उसमें आता है, और ये खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम से जो है वो संबंधित है। इस टाइप से आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका डी वाला यहाँ पर 2 4 1 3 वाला आंसर जो है हो जाएगा। सबसे पहले 2 4 फिर 1 फिर 3। 18 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या फिर चंबल घाटी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत में जो चंबल घाटी है ये आपका सही होगा। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल और यमुना नदियों की जो उत्खात भूमि जिसे हम गड्ढा भूमि भी कहते हैं ये जो है वो आती है। अगला देखते हैं 19 प्रश्न। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। स्वर्ण, कोयला, तांबा, लोहा, और उसके सामने उसके स्थान भी दे रखे हैं। खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। आपका जो स्वर्ण है ये कोलार से संबंधित होगा। ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा आपका। कोयला जो है आपका
ये झरिया से संबंधित है तो इससे मैच हो जाएगा। ए का सेकंड बी का फोर्थ देख लीजिए किसमें है, ए का सेकंड बी का फोर्थ तो केवल डी वाले ऑप्शन में है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सी का फर्स्ट और डी का थ्री भी हो जाएगा। सी का जो फर्स्ट यानी जो तांबा है ये आपका खेतड़ी से संबंधित है, और जो लोहा है ये आपका कुद्रेमुख जो है इससे संबंधित है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वो है। 21 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो स्थित है कटक, जमशेदपुर, नागपुर, रांची। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। ईवीएस के सेक्शन में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 22 नंबर प्रश्न है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए या फिर गेहूं की फसल के लिए। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत की काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, और ये मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन का पठार, ये सारी चीजें आपको देखने जो स्थान है उसमें देखने को मिलती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोनेट ये सभी प्रचुर मात्रा में देखने को भी आपको मिलते हैं। काली मिट्टी के संदर्भ में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसे किस अन्य नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो रेगुर के नाम से भी जो है इसे जानते हैं, यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट का जो है वो नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। चेन्नई, कांडला, पारादीप या फिर तूतीकोरिन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कांडला बंदरगाह जो है बिल्कुल सही होगा। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में जो है वो स्थित है, और ये भारत के पश्चिमी तट पर है। प्रश्न में कह रहा था ना कि कौन सा पूर्वी तट का नहीं है, तो कांडला पूर्वी तट का नहीं है, पश्चिमी तट का है। ये ही आपका सही होगा। और ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाले बंदरगाह में भी इसे रखा जाता है। अगला देखते हैं, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का जो तापमान है वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के निकट का जो क्षेत्र है उसमें घटेगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो टेम्परेचर है वो जो बढ़ जाएगा। जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो फ्रीजर बॉक्स है उसमें उपस्थित बर्फ होती है और जल होता है, उसमें जो रखे पदार्थ हैं उसको ठंडा करता है। पर अगर आप ये सोचें कि रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ जमी हुई है, हम क्यों ना उसका दरवाजा खोल दें तो एसी का काम करेगा, और जो अंदर का कमरा है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजे को अगर आप कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देंगे तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। घटने पर मतलब ठंडी, बढ़ने पर मतलब गर्मी। 25 नंबर प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका मिजोरम सही होगा। ये क्वेश्चन आपका इससे पहले सेट में भी आया था। मैंने बताया था ना कि पहले नंबर पर केरल आता है, उसके बाद आपका मिजोरम का नंबर आता है। परसेंटेज भी बताया था कितना कितना वहां पर देखने को मिलता है। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला जो निक्षेप हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनका प्रमुख जो है वो स्रोत है। धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और जितने भी सेट आप अभी तक हम करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं पिछले भी सेट तो अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो गोंडवाना तंत्र आपका बिल्कुल सही होगा। कोयला भंडार का लगभग 98% भाग आपको गोंडवाना क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको पता अवश्य होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये गोंडवाना क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में देखने को मिलता है। और यहाँ से लगभग 76% कोयला देखने को मिल जाता है पश्चिम बंगाल, झारखंड और कोयला से।
और 17% जो कोयला है वो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 6% कोयला आपको आंध्र प्रदेश से देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गोंडवाना में आपको कोयला देखने को मिलता है वो किस प्रकार का कोयला है, तो कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के जो लौह इस्पात कारखाने हैं उसमें जो है वो भेजा जाता है। 27 प्रश्न कथन और करण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण इसका दिया गया कि भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, ये इसका कारण दिया गया है। तो आप बताइए क्या इसका जो ये रीजन दिया गया है ये वैलिड है? ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है, दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, पर इसका ये का जो रीजन दिया गया वो गलत है। यानी कि ए और आर सही तो दोनों है, पर आर ए की सही व्याख्या जो है वो बिल्कुल नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर जो है किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, या फिर जंगल की आग से? तो बताना आपको यह है कि कौन कौन से संबंधित है, यानी कि 1 2 3 2 3 2 4 या फिर 1 2 3 4 चारों से। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका रिंग ऑफ फायर जो है, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसमें भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका भूकंप भी आएगा, प्रशांत महासागर भी आएगा। साथ ही साथ विश्व के सर्वाधिक जो 2/3 ज्वालामुखी हैं वो आपके परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसमें देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार भी आपको अलग अलग महाद्वीप में देखने को मिलता है और प्रशांत महासागर से भी संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर आपका ज्वालामुखी से भी संबंधित होता है, तो ये वाला भी इसमें आ जाएगा, पर जंगल की आग से बिल्कुल संबंधित नहीं है। 1 2 3 आपका यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29। सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, ये छोटे खगोलीय पिंड हैं। किन ग्रहों के मध्य देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है। बुध और शुक्र के, मंगल और बृहस्पति के, बृहस्पति और शनि के, या फिर वरुण और शनि के? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन है बीसीडी में से बी वाला, मंगल और बृहस्पति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी दोनों ग्रहों के बीच आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। ये अच्छा गलत लिखा है, ये वाला अच्छा होता है आपका, ये जो है यहाँ पर गलत लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या फिर संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की? आंसर की बात करते हैं तो सरकारीय आयोग आपका संघ और राज्य, या कह सकते हैं केंद्र और राज्य जो है उसके मध्य जो संबंध है उन पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को जो है जो न्यायमूर्ति थे रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। 3 सदस्यीय समिति थी। ये जो समिति थी इसने क्या किया था, 1987 ईस्वी में अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो कुछ सिफारिशें भी इसके द्वारा दी गई थी, जैसे कि उन सिफारिशों में राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के तौर पर लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल जो है उसको 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। बीच में इसका जो ट्रांसफर है वो नहीं करना चाहिए। योजना आयोग जो है उसको स्वायत्त शासी संस्था बनाना चाहिए। तो मतलब इस टाइप की सभी सिफारिशें जो है वो दी गई थी सरकारीय आयोग के द्वारा। संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 31 प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा भाग संविधान की आत्मा जो है वो कहलाता है? मूल अधिकार, राज्यों का नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफी बार मैंने बताया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही आपका सही हो जाएगा, जिसे हम संविधान की आत्मा जो है वो कहते हैं। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 से जो है वो संबंधित है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा जो है वो कहा है। और जो मूल अधिकार हैं उनके उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उनको रिट भी जारी की जाती है। वो रिट आपको पता होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है पहली, परमादेश रिट होती है दूसरी, प्रतिषेध रिट होती है तीसरी, उत्प्रेषण रिट होती है चौथी, अधिकार परीक्षा रिट होती है पांचवी। तो इनको भी आप याद रखिएगा।
32 प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि। आपको 4 इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। इसका आशय ये होता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। ये जो है इसका आशय होता है। किस अनुच्छेद में आता है आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आपका अनुच्छेद 129 में जो है वो आता है। 33 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति जो है वो रोक ले? 63, 108, 109 या फिर 111? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति जो है वो रोक ले। आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 111 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 111 है, इसके अनुसार जब कोई विधेयक सदन के द्वारा पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वो विधेयक जो है अपनी अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है या फिर वो धन विधेयक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं अनुच्छेद 111 में। 34 प्रश्न है, यहाँ पर हरित क्रांति से संबंधित घटक दे रखे हैं, आपको बताना है कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च उत्पादन वाली देने वाली जो किस्म है उसके बीज, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये तो आता ही आता है। दूसरा है सिंचाई, तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल आता है। तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, तो विद्युतीकरण बिजली बिजली की व्यवस्था तो भैया हरित क्रांति में नहीं की गई थी। ग्रामीण सड़कों की बात भी बिल्कुल नहीं की गई थी, केवल कृषि से संबंधित है। तो शुरुआत के 2 पॉइंट यानी 1 और 2 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति कब से कब तक देखने को मिली थी? तो जो दशक था आपका 1960 से 1970, इस दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति हुई थी। ये जो घटना थी उसके बाद भारतीय परंपरागत जो कृषि है वो एक आधुनिक और अधिक ज़्यादा उत्पादक कृषि है उसके रूप में देखने को मिली थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन जो है वो जनक थे, नाम भी इनका पूछा जाता है। अगला देखते हैं 35 प्रश्न, इनमें से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। वित्त, विपणन, कच्चा माल या हड़ताल और तालाबंदी? बताइए लघु उद्योगों की कौन सी समस्या नहीं है? तो आप कहेंगे इनमें से जो समस्या नहीं है वो हड़ताल और तालाबंदी वाली समस्या नहीं है, बाकी वित्त से संबंधित तो होती है, विपणन भी और कच्चा माल की भी समस्या है। 36 नंबर प्रश्न है, नवरत्न का विचार जो है किससे संबंधित है? तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयों से, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से? तो प्रश्न में जो है वो नवरत्न पूछा गया है, नवरत्न का विचार किससे संबंधित था? तो चलिए आंसर की डायरेक्ट ही बात करते हैं। तो नवरत्न एक्चुअल में 1997-98 में बजट आया था, उसमें 9 अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो सार्वजनिक उद्यम थे उनको नवरत्न का दर्जा जो है वो दिया गया था और वर्तमान में जो नवरत्न है उनकी संख्या अब 18 हो गई है। इन चारों ऑप्शन में से अगर आंसर की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो चयनित उद्यम है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 37 प्रश्न है आपका कि एक्सचेंज जो है वो किससे संबंधित है? बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से या फिर इनमें से किसी से नहीं? तो बताइए कौन सा सही होगा। अगला 37 प्रश्न का आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका इन चार ऑप्शन में से बीमा से जो है ये संबंधित है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 38 प्रश्न, पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार या फिर सभी से? तो पूंजी बाजार जो है किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका शेयर बाजार से संबंधित है पूंजी बाजार, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39 कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। हरित क्रांति से भारत के सभी राज्य जो है वो लाभान्वित हुए। 40 प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली है
उसमें सूजन आ जाने से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस या फिर स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मेनिंजाइटिस वायरस जो है इससे फैलने वाली बीमारी होती है, और ये जो रोग होता है इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, और इस रोग में जो रोगी है उसको तेज बुखार आता है, बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है ना उसके ऊपर जो चढ़ी झिल्ली होती है उसके नीचे रहने वाले द्रव होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, उससे जो है वो संक्रमण होता है, और इसमें कभी कभी रोगी की मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। बचने के लिए क्या करना होता है? तो मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना जो है वो चाहिए। 41 प्रश्न है, प्रदूषक जो है उनको उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक दे रखे हैं, उनसे संबंधित प्रभाव दे रखे हैं, और नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। प्रदूषक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये प्रदूषक जो है जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है और हृदय जो होता है उस पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन में देखिए केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, तो आपका ए वाला जो है ये मैच हो जाएगा सीधे जा करके आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है इससे। उसके बाद आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं इसके अल्प मात्र श्वास संबंधी जो रोग हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, उन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये आपका मैच हो जाएगा किससे? श्वास संबंधी रोग से, कण वाले से मैच हो जाएगा। धूल कण जो है इसकी बात करें तो इससे कैंसर की बीमारी होती है, तो धूल कण जो है आपका कैंसर से संबंधित हो जाएगा। और जो सीसा है ये लीवर और किडनी को क्षति जो है वो पहुंचाते हैं, तो इससे हो जाएगा मैच। और आंसर यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। पहले 4 से मैच किया था, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर लास्ट में 1 से। 42 प्रश्न है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वो कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो जाए, तो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वो कौन सा पदार्थ है जो भारत में जो है वो पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, हाइड्राइट, कोयला, सोप स्टोन या फिर रेजिन। तो बताइए किस पॉइंट को लेकर यहाँ पर पूछा गया है? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से हाइड्राइट आपका हो जाएगा, यही आपका भारत में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, यही आपका सही होगा। 43 प्रश्न है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता? बिल्कुल नहीं। ध्वनि तरंगों? बिल्कुल नहीं। रेडियो तरंगे? बिल्कुल आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज जो है वो किया जाता है। फुल फॉर्म होती है रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। और रडार से वायुयान की स्थिति का पता लगाना हो, दिशा का पता लगाना हो, युद्ध के समय शत्रु के जो वायुयान हैं, अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगाना हो, इन सभी में उपयोग किया जाता है। आकाश में वायुयान और समुद्र के जो जहाज है उनका सुरक्षित रूप से चलना आप कह सकते हैं रडार के कारण ही हो पाता है। 44 प्रश्न है, तो बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसमें ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण जो है वो नहीं होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है ये आपका बिल्कुल सही होगा, और वायुमंडल में जो बढ़ती हुई गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है ना उस पर जमकर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्रिक मैंने काफी बार बताई है मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस, वो आप याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। 45 प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सबसे ज्यादा जमाव पाया जाता है, और कारण इसका दे रखा है कि भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। अब आपको बताना ही है कि सही कौन सा है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे देखिए भारत का जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव देखने को मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है, पर इसका जो रीजन दिया गया ना कि भारत का सबसे घना बसा राज्य है, तो ये आपका गलत है। सी वाला यहाँ पर सही होगा कि ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। 46 प्रश्न आपका है कि मंडल आयोग बहुत पूछा जाता है, ये आपका किसके प्रस्ताव ने अछूड़ विवाद का सूत्रपात किया था? इसको गठित करने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा?
तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका मोरारजी देसाई जो है सही होगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उसने 20 दिसंबर 1978 को जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं उनकी अगुवाई में आयोग जो है बनाया था। इसी को मंडल आयोग जो है वो कहा जाता था। ये जो आयोग था इसने 12 दिसंबर 1980 को अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत जो है या पूरी जो है कह सकते हैं कर दी थी। और जो मंडल कमीशन था इसने सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी वर्ग था, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लोगों के लिए 27% आरक्षण की बात जो है वो कही थी। यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मंडल कमीशन में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान जो है वो संसद में किया था। बाकी वो बाद में फिर चीजें और भी देखने को मिली थी, पर ऐलान किसने किया था तो वो थे प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। और कब किया था तो 1990 में जो है वो किया था। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 47। यहाँ से हमारे 3 प्रश्न जो है वो रीजनिंग पोर्शन के देखने को मिलेंगे। इसमें ये शब्द दे रखा है, आपको बताना है कि इससे इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो HECT ये सारी ये तो बन सकता है, मदर भी बन सकता है, MOTHER दे रखा है। और यहाँ पर देखिए तो RA दे रखा है, P भी दे रखा है, E भी दे रखा है, पर D कहीं भी नहीं दे रखा। रेप्ड वाला जो है ये आपका D वाला बिल्कुल सही होगा। जो शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता इस जो है वो शब्द से। समझ गए आप। अगला देखते हैं प्रश्न 48। प्रश्न कह रहा है कि यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है तो रानी से अनूप का क्या संबंध है। वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। तो 4 ऑप्शन है, दादा, चाचा, मामा, परदादा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो इस टाइप के जो रिलेशन है सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो है जो अपने रिलेशन है उसको जोड़ लीजिए, या तो फिर आप चार्ट बनाकर जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया उससे कर लीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर जो है यहाँ पर आपका डी वाला यानी कि परदादा जो है वो आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं या थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। 49 प्रश्न देखते हैं जो कि आपका लिखा है कि ग्रेजुएट्स वर्किंग और नो कुकिंग को दर्शाने वाले 3 व्रत यहाँ पर दे रखे हैं। इस टाइप से देख रहे हैं, ठीक है। तीनों व्रत एक दूसरे को काटते भी हैं। इन कटे हुए भागों को ABCDEF और G अंकित किया गया है। कौन सा भाग है जो कि ग्रेजुएट्स नोइंग कुकिंग को दर्शाता है लेकिन वर्किंग को दर्शाता नहीं है। समझ गए प्रश्न को आप। तो बताइए इनमें से इन ED G और F में सही जो है वो कौन सा होगा। प्रश्न को एक बार मैं दिखा देता हूँ। कह रहा है कि कौन सा भाग है जो ग्रेजुएट नोइंग कुकिंग, ग्रेजुएट ये है, नोइंग ये है और कुकिंग जो है आपका नो कुकिंग इसी के साथ दे रखा है, इसको दर्शाता है, परंतु वर्किंग को जो है वो नहीं दर्शाता है। यानी कि इसको आपको बताना है कौन जो है इन चारों में से नहीं दर्शाता है। तो E है, D है, G है या फिर F है। तो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि जो E वाला हिस्सा है ये आप देखेंगे तो ये ग्रेजुएट्स में भी आ रहा है। ये वाला गोला आप देखेंगे तो E इसमें कवर हो रहा है। और आप देखेंगे तो नो जो कुकिंग है वो वाले में भी E वाला आ रहा है, पर वर्किंग में जो है ये नहीं आ रहा है। प्रश्न यही कह रहा था ग्रेजुएट्स नोइंग कुकिंग को दर्शाता है लेकिन वर्किंग को ना दर्शाए, तो ई वाला आपका ए वाला आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है पहली पंक्ति में दिए गए वर्ड ये दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए तो आपको बताना है सही कौन सा होगा। जैसे आई के लिए कोड क्या दे रखा है तो आई देखिए कहाँ पर है, ये है। इसके लिए कोड 2 दे रखा है तो 2 देखिए सब में ही है। 5 भी देखिए सब में ही है, चेक करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरे में भी देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी, तो तीसरा ना देख के डायरेक्ट चौथा देखिए। तो चौथे में एच है आपका, एच देखिए किस में है, एच 4 में है। एच 4 वाले में केवल डी में दे रखा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं एक एक देखना शुरू करते हैं। जब आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में 25 तो सब में ही कॉमन है, तो क्या जरूरत है आपको 2 25 का देखने का। आप डायरेक्ट तीसरे चौथे से शुरू करिए। तो अगर इसमें 10 सेकंड भी आपके बचते हैं तो वो आगे पेपर में काम आते हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, इसका आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा कि भारत का मार्टिन लूथर जो है वो किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय,
बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद। आंसर तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अपना स्कोर अवश्य बताइएगा वीडियो में मेन कमेंट में कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।